नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ममता हिंदी कहानियां में। यहाँ आपको मिलेंगी दिलचस्प और प्रेरणादायक हिंदी कहानियां जो आपके दिल को छू जाएंगी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताएं। आपके सपोर्ट से हमें और भी बेहतर कहानियां लाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद। ये काफी समय पहले की बात है। रूस के एक धनी किसान की कहानी है जो अपनी 3 बेटियों के साथ रहता था। कुछ समय बाद उसकी पत्नी का निधन हो गया। इस दुख के समय में उसकी सबसे छोटी बेटी मारूशका ने पिता से कहा, पिताजी, आप चिंता न करें, घर गृहस्थी की सारी जिम्मेदारी मैं संभाल लूंगी। मारूशका ने अपनी बात पूरी तरह निभाई और वह एक आदर्श गृहिणी साबित हुई। परंतु उसकी दोनों बड़ी बहनें बेहद आलसी और काम से जी चुराने वाली निकली। उन्हें किसी भी चीज में लंबे समय तक खुशी नहीं मिलती थी, न ही नए कपड़े, न ही फैशनेबल फ्रॉक और न ही कोई कीमती काफ्तान। एक दिन किसान जब बाजार जाने की तैयारी में था तो उसने अपनी बेटियों से पूछा कि वे वहां से अपने लिए क्या लाना चाहती हैं। दोनों बड़ी बहनें तुरंत बोली, पिताजी, हमारे लिए रेशमी शॉल ले आइएगा जिस पर लाल और सुनहरे रंगों में सुंदर फूल खड़े हों। जब मारूशका ने कोई इच्छा नहीं जताई तो पिता ने उससे प्यार से पूछा, और तुम बेटी, तुम्हारे लिए क्या लाऊं? मारूशका ने धीरे से कहा, पिताजी, मेरे लिए तो बस फेनिस्ट बाज का एक पंख ले आइएगा। किसान उनकी इच्छाओं के साथ बाजार चला गया। लौटते समय वह अपनी बड़ी बेटियों के लिए तो रेशमी शॉल लेकर आया, परंतु फेनिस्ट बाज का पंख उसे वहां कहीं भी नहीं मिला। कुछ महीनों के बाद जब किसान दोबारा बाजार जाने लगा तो उसने फिर अपनी बेटियों से पूछा कि वे उसके लिए क्या लाने की इच्छा रखती हैं। बड़ी बहनों ने कहा, इस बार हमारे लिए चांदी के जूते ले आइएगा। परंतु मारूशका ने धीरे से वही बात दोहराई, पिताजी, बस वही फेनिस्ट बाज का एक पंख ले आइएगा। उस दिन भी किसान ने दिन भर उस पंख को खोजा, लेकिन अपनी बड़ी बेटियों के लिए चांदी के जूते तो खरीद लाया, परंतु फेनिस्ट बाज का पंख उसे फिर भी नहीं मिल सका। एक बार फिर वह मारूशका के लिए उसकी मनचाही वस्तु नहीं ला सका। मारूशका ने अपने पिता को सांत्वना दी और कहा, पिताजी, आप चिंता न करें, एक दिन आपको वह पंख अवश्य मिल जाएगा। कुछ महीने बाद वह किसान एक बार फिर बाजार जाने लगा तो उसने अपनी बेटियों से एक बार फिर पूछा कि वह उनके लिए क्या लेकर आए। तो उसकी दोनों बड़ी बेटियों ने उससे कहा कि वह उनके लिए नारंगी रंग के गाउन लेकर आए। पर जब मारूशका से पूछा गया तो उसने वही कहा, पिताजी, मेरे लिए तो वही फेनिस्ट बाज का एक पंख लेते आइएगा। पिता बाजार चला गया। उसने अपनी बड़ी बेटियों के लिए नारंगी गाउन तो खरीद लिए, पर फेनिस्ट बाज का पंख उसको उस दिन भी हर दुकान पर पूछने पर भी कहीं नहीं मिला। वह बेचारा बड़ा नाउम्मीद होकर घर लौट रहा था कि रास्ते में उसको एक बहुत ही बूढ़ा मिला। वह बूढ़ा किसान से बोला, गुड डे भाई, तुम किधर जा रहे हो? किसान ने जवाब दिया, तुमको भी गुड डे भाई, मैं बड़ा दुखी होकर घर वापस जा रहा हूँ। मेरी सबसे छोटी बेटी ने मुझसे फेनिस्ट बाज का एक पंख लाने के लिए कहा था, पर मुझे लाख ढूंढने पर भी वह कहीं नहीं मिला। वह बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। उसने अपनी जेब से बिछ के पेड़ की छाल का एक बक्सा निकाला और उस किसान से बोला, जो तुम्हें चाहिए वह मेरे पास है। मुझे मालूम है कि तुम्हारी बेटी इस पंख के लायक है, सो ये पंख उसी का है। कहकर उस बूढ़े आदमी ने वह पंख बक्से के साथ उस किसान को दे दिया। वह किसान बहुत खुश हो गया। हालांकि किसान को वह पंख किसी दूसरे मामूली पंख जैसा ही लगा, पर उसने उस पंख को लेकर उस बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया और अपने घर चला गया। घर पहुंचकर
उसने अपनी तीनों बेटियों की चीजें उनको दे दी। उसकी दोनों बड़ी बेटियों ने अपने अपने गाउन पहनकर देखे और अपनी सबसे छोटी बहन की हंसी उड़ाई। इस पंख को तो तुम अपने बालों में लगा लेना और फिर देखना तुम कितनी सुंदर लगती हो। मारुष्का बस जरा सा मुस्कुरा दी, बोली, कुछ नहीं। उस रात को जब घर में सब लोग सो गए तो मारुष्का ने बक्से में से अपना वह पंख निकाला और नीचे फर्श की तरफ उड़ा दिया। फिर वह फुसफुसाई, मेरे पास आओ ओ फेनिस्ट, मेरे चमकीली आंखों वाले बाज। और वह पंख तुरंत ही एक चमकीली आंखों वाले नौजवान में बदल गया। वह नौजवान इतना सुंदर था जितना कि सुबह का आसमान होता है। दोनों आपस में तब तक बात करते रहे जब तक सुबह पौ नहीं फट गई। पर पौ फटते ही वह नौजवान फर्श से टकराया और फिर से बाज बन गया। मारुष्का ने अपनी खिड़की खोल दी और वह बाज उसमें से होकर आसमान में उड़ गया। इस तरह उसने उस नौजवान को 3 रात बुलाया, लेकिन चौथी रात को उसकी दोनों बड़ी बहनों ने किसी को अपनी बहन के कमरे में बातें करते सुन लिया और सुबह को एक बाज को उसकी खिड़की से बाहर उड़ते देख लिया। उस दिन दोनों खुराफाती बहनों ने अपनी बहन के कमरे की खिड़की पर एक बहुत ही तेज चाकू लगा दिया। जब रात हुई तो जब वह बाज वहां आया तो उस तेज चाकू से टकरा गया। उसके दोनों पंख उसकी धार से कट गए थे। मारुष्का तो सो रही थी, वह सोती रही, उसको कुछ पता ही नहीं चला। बाज एक गहरी सांस लेकर बोला, अच्छा विदा प्रिय, अगर तुम मुझे सचमुच प्यार करती हो तो तुम मुझे फिर पालोगी, पर मुझे पाना इतना आसान नहीं होगा। तुमको धरती के दूसरे छोर तक जाना पड़ेगा। तुमको 3 लोहे के जूते और 3 लोहे के डंडे तोड़ने होंगे और 3 पत्थर की डबल रोटी खानी होंगी। रात के अंधेरे में किसी तरह से मारुष्का ने उसके ये शब्द सुन लिए। वह तुरंत बिस्तर से उठी और अपनी खिड़की की तरफ भागी, पर उसको देर हो चुकी थी। वह बाज तो जा चुका था। उसकी खिड़की पर तो बस उसके कुछ खून की बूंदें पड़ी थी। मारुष्का बहुत देर तक रोती रही। वह इतना रोई कि उसके आंसुओं में वे खून की बूंदें बह गई। अगली सुबह वह अपने पिता के पास गई और बोली, पिताजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने प्यार को ढूंढ सकूं। मैं अपना प्यार ढूंढने जा रही हूं। किसान बेचारा यह सुनकर बहुत दुखी हुआ कि उसकी बेटी इतनी मुश्किल यात्रा पर जा रही है, पता नहीं वह फिर उसको कब देख पाएगा। पर उसको मालूम था कि उसको उसे जाने देना ही चाहिए। सो उसके आशीर्वाद से मारुष्का ने 3 लोहे के जूते बनवाए, 3 लोहे के डंडे बनवाए और 3 पत्थर की डबल रोटियां बनवाई। उन सब को लेकर वह धरती के उस छोर की तरफ अपनी लंबी यात्रा पर निकल पड़ी। वह खुले हुए मैदानों में चली, वह अंधेरे जंगलों में से होकर गुजरी, वह ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ी। चिड़ियों ने उसको अपने गीतों से खुश रखा, नदियों ने उसके पैर धोए और अंधेरे जंगलों ने उसका स्वागत किया। किसी जंगली जानवर ने उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि उन सबको मालूम था कि वह एक वफादार लड़की थी। वह तब तक चलती रही जब तक उसका एक लोहे का जूता टूटा, एक लोहे का डंडा टूटा और उसने एक पत्थर की डबल रोटी खा ली। उसी समय वह जंगल में एक खुली जगह में निकल आई। वहां उसको एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। वह झोपड़ी मुर्गी के पैरों पर खड़ी थी। वह गोल गोल घूम रही थी और उसमें कोई खिड़की नहीं थी। मारुष्का बोली, ओ छोटी झोपड़ी, ओ छोटी झोपड़ी, तुम अपने पीछे का हिस्सा पेड़ों की तरफ कर लो और अपना मुंह मेरी तरफ कर लो। यह सुनकर मुर्गी के पैरों पर खड़ी हुई। वह झोपड़ी घूमती घूमती रुक गई और मारुष्का उसके खुले दरवाजे के अंदर बेधड़क चली गई। उस झोपड़ी में एक पत्थर की अंगीठी पर बाबा यागा लेटी हुई थी। वह एक पतली सी स्त्री थी जिसकी लंबी टेढ़ी नाक थी और एक दांत था जो उसकी ठोड़ी के नीचे तक लटका हुआ था। मारुष्का उससे डरी नहीं।
उसने जादूगरनी को अपने बारे में बताया कि वह क्या करने निकली थी और उससे अपनी सहायता करने की प्रार्थना की। बाबा यागा बोली, मेरी प्यारी बच्ची, तुमको तो अभी बहुत दूर जाना है, क्योंकि फेनिस्ट तो बहुत दूर रहता है। उस देश की रानी एक बहुत ही बुरी जादूगरनी है, जिसने तुम्हारे फेनिस्ट को एक जादू का रस पिला दिया है। उस रस के जादू के असर से उसने उसको अपने आप से शादी करने के लिए भी राजी कर लिया है, पर मैं उसको ढूंढने में तुम्हारी सहायता जरूर करूंगी। लो, ये लो चांदी की तश्तरी और सोने का अंडा, और इनको लेकर उसके महल चली जाओ। हो सकता है कि रानी इनको खरीदना चाहे, पर तुम इनको उसको तब तक मत बेचना जब तक कि वह तुमको फेनिस्ट बात से न मिलने दे। उसके बाद बाबा यागा ने उसको सुनहरे धागे का एक गोला दिया और कहा कि वह उस धागे को जंगल में लुढ़काती चली जाए तो वह उसको उसकी दूसरी बहन के पास पहुंचा देगा। वह वहां से उसको आगे बताएगी कि उसको क्या करना है। बाबा यागा को धन्यवाद देकर मारुष्का अपने रास्ते पर चल दी। पेड़ों ने उसका रास्ता रोक लिया। जंगल बहुत अंधेरा हो गया और उस अंधेरे में उल्लू भी बोलने लगे। फिर भी वह चलती गई जब तक कि उसका दूसरा लोहे का जूता नहीं टूट गया, दूसरा लोहे का डंडा नहीं टूट गया और उसकी पत्थर की दूसरी डबल रोटी भी खत्म नहीं हो गई। उसी समय वह जंगल में एक खुली जगह पर आ गई। वहां पर भी उसको एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। वह झोपड़ी भी मुर्गी के पैरों पर खड़ी थी और वह भी गोल गोल घूम रही थी। वहां जाकर मारुष्का फिर बोली, ओ छोटी झोपड़ी, ओ छोटी झोपड़ी, तुम अपने पीछे का हिस्सा पेड़ों की तरफ कर लो और अपना मुंह मेरी तरफ कर लो। ये सुनकर मुर्गी के पैरों पर खड़ी वह घूमती हुई झोपड़ी भी रुक गई और उसमें खिड़कियां और एक दरवाजा खुल गया। मारुष्का उसके खुले दरवाजे के अंदर भी बेधड़क चली गई। उस झोपड़ी में एक पत्थर की अंगीठी पर एक दूसरी बाबा यागा लेटी हुई थी। ये बाबा यागा अपनी बहन से भी ज्यादा बदसूरत और पतली दुबली थी। मारुष्का ने उसको अपनी कहानी सुनाई और उसको उसकी बहन के दिए हुए चांदी की तश्तरी और सोने का अंडा दिखाए। वह बोली, बहुत अच्छे मेरी प्यारी बिटिया, मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूंगी। ये सोने की सुई और चांदी का फ्रेम ले जाओ। हो सकता है कि वह रानी इनको खरीदना चाहे, पर तुम इनको उसको तब तक मत बेचना जब तक वह तुमको तुम्हारे फेनिस्ट से मिलने न दे। मगर इससे पहले तुमको मेरी बड़ी बहन के पास जाना पड़ेगा। इसके आगे वही तुमको बताएगी कि तुमको क्या करना है। मारुष्का ने दूसरी बाबा यागा को धन्यवाद दिया और आगे बढ़ गई। उसने वह सोने के धागे वाला गोला फिर से आगे लुढ़काया और उसके पीछे पीछे पेड़ों के बीच में से होकर चली। इस बार पेड़ों की शाखाओं ने उसके कपड़ों की आस्तीनें फाड़ दी, उसके चेहरे पर खरोंचें डाल दी। चिड़ियों ने भी कोई गीत नहीं गाया और जंगली जानवर भी उसकी तरफ रास्ते भर देखते रहे, पर वह पीछे देखे बिना ही आगे बढ़ती रही। धीरे धीरे उसके तीसरे लोहे के जूते भी फट गए, तीसरा लोहे का डंडा भी टूट गया और तीसरी पत्थर की डबल रोटी भी खत्म हो गई। उसी समय वह तीसरी खुली जगह में आ निकली। वहां भी उसको पहले जैसी एक झोपड़ी दिखाई दी। वह झोपड़ी भी मुर्गी के पैरों पर खड़ी थी और घूम रही थी। वहां जाकर मारुष्का फिर बोली, ओ छोटी झोपड़ी, ओ छोटी झोपड़ी, तुम अपने पीछे का हिस्सा पेड़ों की तरफ कर लो और अपना मुंह मेरी तरफ कर लो। मुर्गी के पैरों पर खड़ी हुई घूमती हुई वह झोपड़ी भी यह सुनकर तुरंत रुक गई और मारुष्का उसके खुले दरवाजे के अंदर बेधड़क चली गई। उस झोपड़ी में एक पत्थर की अंगीठी पर तीसरी बाबा यागा लेटी हुई थी। ये बाबा यागा अपनी दोनों बहनों से भी ज्यादा बदसूरत और पतली दुबली थी। मारुष्का ने उसको भी अपनी कहानी सुनाई। वह बाबा यागा बोली, फेनिस्ट बाज को पाना आसान नहीं है प्यारी बेटी, तुमको धरती के आखिर तक जाना पड़ेगा, पर तुम चिंता न करो,
मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। तुम यह चांदी की अटैरन लो और यह सोने की तकली लो और इनको लेकर महल चली जाओ। हो सकता है कि रानी तुमसे इनको खरीदना चाहे, पर तुम इनको उसको तब तक मत बेचना जब तक कि वह तुमको तुम्हारे फेनिस्ट बाज से न मिलने दे। मारूष्का ने उसको भी धन्यवाद दिया और अपना सोने के धागे वाला गोला जमीन पर लुढ़का दिया। वह धागा उसको एक बड़े डरावने जंगल में से लेकर चला। वह अभी बहुत दूर नहीं गई थी कि उसने किसी के चिंघाड़ने की और पंखों के फड़फड़ाने की आवाज सुनाई दी। बहुत सारे उल्लू वहां से उड़े और उसके चारों तरफ घूमने लगे। बहुत सारे चूहे उसके पैरों में इधर उधर घूमने लगे। खरगोश रास्ते पर कूदने लगे। वह डर कर रुक गई। तभी एक बड़ा सा भूरा भेड़िया वहां आ गया और मारूष्का से बोला, डरो मत मारूष्का, आओ मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुमको महल तक ले चलता हूँ। मारूष्का उसकी पीठ पर बैठ गई और भेड़िया उसको सोने के धागे के गोले के पीछे पीछे हवा की तेजी से उड़ाकर ले चला। घास के हरे हरे मैदान पलक झपकते निकल गए। पहाड़ जो आसमान तक ऊंचे ऊंचे थे, वे भी आसानी से पार हो गए। आखिर वे एक क्रिस्टल के महल के पास आ पहुंचे। उसका सोने का गुंबद सूरज की रोशनी में चमक रहा था। रानी उस महल की सफेद मीनार से नीचे झांक रही थी। मारूष्का ने भेड़िए को धन्यवाद दिया, अपनी गठरी उठाई और मीनार के नीचे की तरफ चली। वहां पहुंचकर वह बहुत ही नम्रता से बोली, योर मैजेस्टी, क्या आपको किसी ऐसी नौकरानी की जरूरत है जो सूत काते, बुनाई और कढ़ाई करे? रानी बोली, ओ लड़की, अगर तुम यह तीनों काम कर सकती हो तो अंदर आ जाओ और काम करना शुरू कर दो, यात्री। इस तरह मारूष्का उस महल में नौकरानी का काम करने लगी। एक दिन मारूष्का ने सारा दिन बिना रुके काम किया और जब शाम आई तो उसने अपना सोने का अंडा और चांदी की तश्तरी ली और रानी को दिखाई। तुरंत ही वह अंडा उस तश्तरी में घूमने लगा और घंटियां बजने की आवाज सुनाई देखने लगी। अचानक उस तश्तरी में रूस के सारे बड़े बड़े शहर दिखाई देखने लगे। ये देखकर तो रानी बड़े आश्चर्य में पड़ गई। वह बोली, चांदी की यह तश्तरी और सोने का यह अंडा तुम मुझे बेच दो। मारूष्का बोली, योर मैजेस्टी, ये बेचने के लिए तो नहीं है, पर आप इनको ऐसे ही रख सकती हैं अगर आप मुझे चमकीली आंखों वाले फेनिस्ट बाज से मिलने दे। रानी राजी हो गई, बोली, ठीक है, आज रात को जब वह सो जाएगा तब तुम उसके कमरे में जा सकती हो। जब रात हो गई तो मारूष्का फेनिस्ट बाज के कमरे की तरफ चली। वहां जाकर उसने देखा कि फेनिस्ट बाज तो गहरी नींद सो रहा है। उसने उसको जगाने की बहुत कोशिश की, पर वह उसको जगा नहीं सकी, क्योंकि रानी ने उसकी कमीज में जादू की एक पिन लगा दी थी। उसने उसको जगाने की बहुत कोशिश की, उसको पुकारा, उसकी गहरी काली भौहों को चूमा, उसके पीले हाथों को सहलाया, पर वह तो सोता ही रहा, किसी तरह भी नहीं जागा। सुबह जब खिड़की से सूरज की किरणें अंदर आईं, तब तक भी जब वह अपने प्रिय फेनिस्ट को नहीं जगा सकी तो उसको वहां से वापस आना पड़ा। अगले दिन फिर उसने लगकर काम किया और शाम को उसने अपना चांदी का फ्रेम और सोने की सुई निकाली। सुई ने अपना काम अपने आप करना शुरू कर दिया तो मारूष्का बुड़बुड़ाई, तू एक ऐसा कपड़ा काट जिससे वह अपनी आंखों की भौहों को रोज सुबह साफ कर सके। इस बार मारूष्का ने रानी को सुई और फ्रेम दिखाया तो रानी उसको भी तुरंत ही खरीदने के लिए कहने लगी। मारूष्का ने फिर वही जवाब दिया, योर मैजेस्टी, ये बेचने के लिए तो नहीं है, पर आप इनको ऐसे ही रख सकती हैं अगर आप मुझे फेनिस्ट को एक बार फिर से देखने दें। रानी फिर राजी हो गई, ठीक है, तुम उसको आज की रात फिर देख सकती हो। जब रात हुई तो मारूष्का एक बार फिर से फेनिस्ट के सोने के कमरे में गई, पर वह तभी भी बहुत ही गहरी नींद सो रहा था। बहुत उठाने पर भी वह नहीं उठा। वह बोली, ओ मेरे प्यारे फेनिस्ट,
मेरे बहादुर चमकीली आंखों वाले बात जागो और मुझसे बात करो। पर वह तो गहरी नींद ही सोता रहा, क्योंकि चालाक रानी ने उसके बालों में कंघी करते समय एक जादू की पिन लगा दी थी, जिसकी वजह से मारूष्का उसको लाख कोशिश करने पर भी नहीं जगा सकी। सुबह होने पर उसको अपनी कोशिश छोड़ देनी पड़ी और उसको वहां से आना पड़ा। उस दिन भी उसने सारा दिन खूब लगकर काम किया और जब शाम हुई तो उसने अपनी चांदी की अटेरन और सोने की तकली निकाली और रानी को दिखाई। पहले की तरह से रानी ने इस बार भी उनको उससे खरीदना चाहा, पर मारूष्का ने फिर से वही जवाब दिया, योर मैजेस्टी, ये चीजें बेचने के लिए नहीं है, पर आप इनको ऐसे ही रख सकती हैं अगर आप मुझे फेनिस्ट को एक बार आखिरी बार फिर से देखने दें। रानी यह सोचते हुए फिर राजी हो गई कि मारूष्का उसको जगाने में कामयाब नहीं हो पाएगी, क्योंकि आज उसको वह जादू का रस पिलाकर सुला देगी। वह बोली, ठीक है, तुम उसको आज की रात एक बार और देख सकती हो। रात हुई और मारूष्का एक बार फिर आखिरी बार फेनिस्ट के सोने वाले कमरे में घुसी। फेनिस्ट और दिनों की तरह से आज भी गहरी नींद सो रहा था। मारूष्का फिर बोली, ओह मेरे प्यारे फेनिस्ट, मेरे बहादुर चमकीली आंखों वाले बात जागो और मुझसे बात करो। पर वह नहीं जागा तो वह नाउम्मीद होकर रो पड़ी। फेनिस्ट सारी रात सोता रहा और हालांकि मारूष्का ने उसको जगाने की फिर से बहुत कोशिश की, पर वह नहीं उठा। अब सुबह होने वाली थी, सो मारूष्का ने आखिरी विदा कहने और बाहर जाने से पहले उसके काले बालों में अपना हाथ फेरा कि उसका एक गर्म आंसू उसके गालों से लुढ़क कर फेनिस्ट के कंधे पर गिर पड़ा। इससे फेनिस्ट की मुलायम खाल जल गई। इस जलन को महसूस करके वह हिला और उसने अपनी आंखें खोल दी। मारूष्का को वहां देखकर वह तुरंत उठ बैठा और बोला, अरे क्या यह तुम हो, मेरा खोया हुआ प्यार? कहते कहते वह रो पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इसका मतलब यह है कि तुमने 3 लोहे के जूते और 3 लोहे के डंडे तोड़ दिए और 3 पत्थर की डबल रोटियां भी खा ली। तुम धरती के इस कोने तक यात्रा कर आई। अब हमको कोई अलग नहीं कर सकता मारूष्का, कोई नहीं। अब फेनिस्ट का जादू टूट चुका था, सो वह मारूष्का को शाही दरबार में ले गया। महादरबार ने फैसला दिया कि रानी को देश निकाला दे दिया जाए और मारूष्का को वहां की रानी बना दिया जाए, क्योंकि वह बहुत बहादुर थी, अक्लमंद थी और मजबूत थी। और फिर ऐसा ही हुआ। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। एक बहुत दूर के इलाके में, एक अज्ञात देश में, इवान जारेविच नामक एक युवक रहता था। उसकी 3 बहनें थीं, मैरी जारेविच, ओल्गा जारेविच और अन्ना जारेविच। समय बीतता गया और एक दिन उनके माता पिता इस संसार से विदा हो गए। अंतिम समय में उन्होंने अपने पुत्र से कहा, बेटा, अपनी बहनों को उनके योग्य वर से ब्याह देना। जो भी सबसे पहले उनका हाथ मांगे उन्हें घर में मत रोके रखना। इवान ने अपने माता पिता को सम्मान के साथ विदा दी। एक दिन इवान अपनी तीनों बहनों के साथ बागीचे में टहलने निकला। अचानक एक घने काले बादल ने आकाश को ढक लिया और जोरदार तूफान उठ खड़ा हुआ। इवान बोला, जल्दी चलो बहनों, हमें महल के भीतर शरण लेनी चाहिए। जैसे ही वे महल के अंदर पहुंचे, एक गगन भेदी गर्जना हुई। तभी कमरे की छत फट गई और एक दमकते हुए बाज ने वहां प्रवेश किया। वह सीधा नीचे उतरा और एक सुंदर योद्धा में बदल गया। उसने कहा, प्रणाम इवान जारेविच। मैं पहले तो एक अतिथि के रूप में आया था, पर अब मैं एक दावेदार के रूप में यहाँ उपस्थित हूँ। मैं तुम्हारी बहन मैरी जारेविच का हाथ मांगने आया हूँ।
इवान ने उत्तर दिया, यदि मेरी बहन सहमत है तो मैं कोई बाधा नहीं बनूंगा। ईश्वर तुम दोनों को आशीर्वाद दे। मैरी सहर्ष तैयार हो गई। उस बाज ने मैरी से विवाह किया और उसे अपने राज्य ले गया। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। घंटे दिनों में और दिन महीनों में बदल गए। 1 वर्ष कब बीत गया किसी को भान न हुआ। फिर एक दिन इवान और उसकी बहनें उना बागीचे में टहलने गए। तभी एक बार फिर वही काले बादल छा गए। एक तीव्र तूफान उठा और आसमान में बिजली कौंधी। इवान ने अपनी बहनों को तुरंत महल के भीतर ले लिया। महल के भीतर पहुंचते ही गरज की आवाज गूंजी और छत को चीरता हुआ एक विशाल गरुड़ वहां आ पहुंचा। वह भी नीचे उतरकर एक रूपवान योद्धा में परिवर्तित हो गया। उसने कहा, प्रणाम इवान। पहले मैं एक मेहमान के रूप में यहाँ आया था, पर अब एक उम्मीदवार बनकर उपस्थित हूँ। मैं तुम्हारी बहन ओल्गा का हाथ मानने आया हूँ। इवान ने उसे वही जवाब दिया जो उसने पहले वर को दिया था। यदि मेरी बहन राजी है तो मैं आड़े नहीं आऊंगा। ईश्वर तुम दोनों को सुख शांति प्रदान करे। ओल्गा ने भी सहमति दे दी। गरुड़ ने ओल्गा से विवाह किया और उसे अपने राज्य ले गया। इसके बाद 3रा साल निकल गया। इवान ने अपनी सबसे छोटी बहन से कहा, चलो बागीचे में घूमने चलते हैं। सो वे दोनों बागीचे में घूमने चले गए। वे लोग थोड़ी ही देर वहां घूमे होंगे कि एक बार फिर एक काला बादल आया। एक बार फिर एक तूफान उठा और एक बार फिर एक बिजली चमकी। एक बार फिर इवान अपनी बहन अन्ना के साथ अंदर महल में चला गया। जैसे ही वे महल के अंदर घुसे, गरज की आवाज आई और छत फाड़ता हुआ एक रेवण अंदर आया। वह भी फर्श की तरफ उड़ा और एक सुंदर लड़ने वाले नौजवान में बदल गया। पहले 2 लड़ने वाले भी काफी सुंदर थे, पर वे इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं थे। वह बोला, गुड डे इवान। मैं यहाँ पहले एक मेहमान की तरह आया था और अब एक उम्मीदवार की हैसियत से आया हूँ। मैं तुम्हारी बहन अन्ना का हाथ मानने आया हूँ। इवान ने उसको भी वही जवाब दिया जो उसने पहले 2 उम्मीदवारों को दिया था। अगर मेरी बहन राजी है तो तुम उससे शादी कर सकते हो। मैं रास्ते में नहीं आऊंगा। भगवान तुम दोनों को सुखी रखे। अन्ना राजी हो गई और उस रेवण ने अन्ना से शादी कर ली और उसको अपने राज्य लेकर चला गया। इवान अगले पूरे साल अकेला ही रहा, सो वह दुखी हो गया। एक दिन उसने सोचा कि वह अपनी बहनों से मिलकर आता है, सो वह अपनी बहनों से मिलने चल दिया। चलते चलते उसको एक बड़ा शानदार कैंप दिखाई दे गया। उस कैंप की मालकिन मारिया मोरेवना उससे मिलने के लिए बाहर आई। गुड डे इवान जारेविच, तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम अपनी मर्जी से ऐसे ही जा रहे हो या फिर तुमको किसी चीज की जरूरत है? इवान बोला, मैं एक आजाद आदमी हूं। मैं वही करता हूं जो मैं चाहता हूं। मारिया बोली, तब तुम अंदर आओ और मेरे साथ कुछ समय रहो। इवान खुशी से राजी हो गया। वह वहां 2 रात रहा। माया को उससे प्रेम हो गया तो उन दोनों ने शादी कर ली। मारिया उसको अपने राज्य ले गई। वे वहां कुछ समय तक खुशी खुशी रहे। फिर मारिया को लड़ाई को लिए जाना पड़ा। उसने अपना सब कुछ इवान को सौंपा और बस इतना कहा, तुम जहां भी जाना चाहो जाना, तुम जो कुछ भी देखना चाहो देखना, पर एक चीज तुम कभी नहीं करना, और वह यह कि इस भंडार घर का दरवाजा कभी नहीं खोलना। अब इवान तो ऐसा ही था जैसे हम सब लोग होते हैं। सो जैसे ही मारिया वहां से गई, वह तुरंत ही उस भंडार घर की तरफ भागा गया जिसका दरवाजा मारिया ने उसको खोलने से मना किया था। उसने उसका दरवाजा खोला और अंदर झांका। वहां कोषचेव लटका हुआ था जिसे कभी मौत नहीं आती। वह 12 लोहे की जंजीरों से बंधा हुआ था। कोषचेव उसको देखते ही बोला, मुझ पर दया करो, मुझे कुछ पीने के लिए दो। मैं यहाँ बिना खाना खाए और बिना पानी पिए 10 साल से लटका हुआ हूँ।
मेरा गला तो बिना पानी के बिल्कुल रेगमार हो गया है। इवान उसके लिए एक बाल्टी पानी लेकर आया और उसे पीने के लिए दिया। कोश्चेव ने उसे एक ही घूंट में पी लिया और बोला, मुझे एक बाल्टी से ज्यादा पानी चाहिए, मुझे एक बाल्टी पानी और लेकर आओ। इवान उसके लिए एक बाल्टी पानी और ले आया। कोश्चेव उस पानी को भी पी गया। फिर उसने तीसरी बाल्टी पानी मांगा। इवान ने उसको तीसरी बाल्टी पानी भी ला दिया। जैसे ही उसने वह तीसरी बाल्टी पानी पिया तो उसकी सारी पुरानी ताकत वापस आ गई। उसने अपना शरीर एक बार हिलाया और अपनी 12 जंजीरें तोड़ दी। कोश्चेव बोला, तुम बहुत दयालु हो, पर मुझे डर है कि अब तुम मारिया को फिर कभी नहीं देख सकोगे। तुम उसको उसी तरह नहीं देख सकोगे जैसे तुम अपने कान नहीं देख सकते। फिर वह हवा का एक झोंका बना और खिड़की से बाहर चला गया। उसने मारिया को ढूंढ लिया और उसको उठाकर अपने घर ले गया। इवान बहुत रोया। बाद में उसने अपने आंसू पोंछे और अपनी यात्रा पर जाने के लिए तैयार हुआ। 2 दिन तक चलने के बाद तीसरे दिन सुबह वह एक बहुत ही बढ़िया महल के पास आया। उस महल के पास एक ओक का पेड़ इकसठ खड़ा था, जिस पर एक चमकीला बाज बैठा था। इवान को देखते ही उस बाज ने उस पेड़ पर से सीधी जमीन की तरफ एक कूद लगाई और एक सुंदर लड़ने वाला नौजवान बन गया। आदमी बनकर वह बोला, भाई साहब, आप कैसे हैं और दुनिया में क्या कुछ नया हो रहा है? इतने में राजकुमारी मैरी भी बाहर दौड़ी आ गई। वह अपने भाई के गले लग गई और उसका सारा हाल पूछने लगी कि वह कैसा रहा। फिर उसने उसको अपने बारे में बताया। इवान उसके घर 3 दिन रहा। फिर बोला, मुझे अफसोस है बहन कि मैं तुम्हारे घर और ज्यादा नहीं ठहर सकता, क्योंकि मुझे अपनी पत्नी सुंदर मारिया मोरेवना को ढूंढना है। बाज बोला, वह आपको इतनी आसानी से नहीं मिलेगी भाई साहब। आप कम से कम यहाँ अपनी चांदी की चम्मच छोड़ते जाइए, इससे हम आपको याद करते रहेंगे। भगवान आपको आपकी मारिया को ढूंढने में मदद करे। इवान ने अपनी चांदी की चम्मच वहां छोड़ दी और अपनी यात्रा पर आगे चल दिया। इवान फिर 2 दिन चला और तीसरे दिन एक और सुंदर महल के पास आया। ये महल उस पहले वाले महल से भी ज्यादा सुंदर था। इस महल के पास भी एक ओक का पेड़ था और इस पेड़ पर एक गरुड़ बैठा था। इवान को देखकर उसने भी वहां से सीधी जमीन की तरफ एक कूद लगाई और एक सुंदर लड़ने वाला नौजवान बन गया। उसने आवाज लगाई, ओ ओल्गा, जल्दी से बाहर आओ, देखो तुम्हारा भाई आया है। ओल्गा तुरंत ही बाहर दौड़ी आई और अपने भाई को गले लगाकर उससे उसका हाल पूछा। फिर उसने उसको अपने बारे में बताया। इवान यहाँ भी 3 दिन ठहरा और फिर बोला, मुझे अफसोस है बहन कि मैं तुम्हारे घर और ज्यादा नहीं ठहर सकता, क्योंकि मुझे अपनी पत्नी सुंदर मारिया मोरेवना को ढूंढना है। गरुड़ भी वही बोला जो बाज ने उससे कहा था। वह आपको इतनी आसानी से नहीं मिलेगी भाई साहब। आप कम से कम अपना चांदी का कांटा यहाँ छोड़ते जाइए, शायद हमें इसकी कभी जरूरत पड़ जाए। भगवान आपको आपकी मारिया को ढूंढने में मदद करे। इवान ने अपना चांदी का कांटा वहां छोड़ा और अपनी यात्रा पर आगे चल दिया। वह फिर 2 दिन चला तो तीसरे दिन की सुबह को उसको फिर एक महल दिखाई दिया। ये महल उस दूसरे महल से भी ज्यादा सुंदर और शानदार था। इस महल के पास भी एक ओक का पेड़ खड़ा था और इस ओक के पेड़ पर एक रेवण बैठा था। रेवण ने इवान को देखा तो उसने भी पेड़ से सीधी जमीन की तरफ एक कूद लगाई और एक सुंदर लड़ने वाला नौजवान बन गया। वह जोर से बोला, अन्ना, यहाँ आओ, देखो तुम्हारा भाई आया है। अन्ना तुरंत ही बाहर दौड़ी आई और भाई को गले लगाया और उससे उसका सारा हाल पूछा और फिर उसको अपना हाल बताया। इवान यहाँ भी 3 दिन ठहरा और फिर बोला, मुझे अफसोस है बहन कि मैं तुम्हारे घर और ज्यादा नहीं ठहर सकता, क्योंकि मुझे अपनी पत्नी सुंदर मारिया मोरेवना को ढूंढना है। रेवण बोला,
वह आपको इतनी आसानी से नहीं मिलेगी भाई साहब। आप कम से कम अपनी चांदी का सूंघने वाला बक्सा यहाँ छोड़ते जाइए। इसको देखकर हम आपको याद करते रहेंगे। भगवान आपको आपकी मारिया को ढूंढने में मदद करे। इवान ने अपना चांदी का सूंघने वाला बक्सा वहां छोड़ा और उनको गुड बाय कहकर फिर अपनी यात्रा पर आगे चल दिया। वह फिर 2 दिन चला। तीसरे दिन की सुबह उसको माया मोरेवना मिल गई। जैसे ही उसने इवान को देखा तो वह बहुत खुश हुई और खुशी के मारे रो पड़ी। वह बोली, इवान, तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? तुमने उस भंडार घर का दरवाजा खोला ही क्यों और कोशचेव को बाहर निकाला ही क्यों? इवान बोला, मुझे माफ कर दो मारिया, पर अब उस बीती बात पर रोने से क्या फायदा। अब तुम बस मेरे साथ चलो जल्दी से, इससे पहले कि कोशचेव आ जाए। दोनों तैयार हुए और वहां से चल दिए। कोशचेव उस दिन शिकार के लिए गया हुआ था। वह जब शाम को वापस लौट रहा था तो रास्ते में उसका घोड़ा ठोकर खाकर गिर पड़ा। अरे तुमको क्या हो गया है? क्या घर में कुछ गड़बड़ है? घोड़ा बोला। इवान आया है और वह मारिया को ले गया है। कोशचेव ने पूछा, क्या तुम उनको पकड़ सकते हो? घोड़ा बोला, अगर तुमको कोई खेत बोना हो, जैसे गेहूं का खेत, तो पहले उसके बीज बोने के बाद पौधों के उगने का इंतजार करो, फिर उसे काटो, फिर उसमें से भूसा निकालो, फिर उसके दानों का आटा बनाओ, फिर उस आटे की 5 ओवन भरकर डबल रोटियां बनाओ, फिर उन डबल रोटियों को खाओ, तब कहीं बाहर जाने के लिए निकलो। तब भी पता नहीं कि हम उनको पकड़ सकें या नहीं। कोशचेव ने घोड़े को एड़ लगाई और दौड़ चला। उसने जल्दी ही इवान को पकड़ लिया। उसने इवान से कहा, मैं तुमको एक बार माफ कर सकता हूँ क्योंकि तुमने एक बार मुझे पानी पिलाया था। मैं तुमको दोबारा भी माफ कर दूंगा क्योंकि तुमने मुझे दूसरी बार पानी पिलाया था, पर तीसरी बार मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। कहकर उसने इवान से मारिया को लिया और उसको घर वापस ले आया। इवान बेचारा एक पत्थर पर बैठ गया और रोने लगा। वह वहां बैठा बैठा काफी देर तक रोता रहा। कुछ देर बाद वह फिर से मारिया को लाने के लिए चल दिया। कोशचेव उस समय बाहर गया हुआ था। चलो मारिया। पर इवान, वह हमको बहुत जल्दी पकड़ लेगा। पकड़ लेता है तो पकड़ लेने दो, हम लोग कम से कम 1-2 घंटे तो एक साथ गुजार लेंगे। और वे दोनों वहां से फिर चल दिए। शाम को जब कोशचेव घर लौट रहा था तो उसका घोड़ा फिर से ठोकर खाकर गिर गया। कोशचेव बोला, तुमको क्या हो गया है? क्या घर में फिर कुछ गड़बड़ है? इवान आया है और मारिया को ले गया है। क्या तुम उसको पकड़ सकते हो? अगर तुमको जौ का खेत बोना हो तो पहले उसके बीज बोने के बाद पौधों के उगने का इंतजार करो, फिर उसे काटो, फिर उसमें से भूसा निकालो, फिर उससे बियर बनाओ, फिर उसको पीकर धुत हो जाओ, फिर सो और तब कहीं बाहर जाने के लिए निकलो। तब भी पता नहीं कि हम उनको पकड़ सके या नहीं। कोशचेव ने फिर अपने घोड़े को एड़ लगाई और दौड़ चला। बहुत जल्दी ही उसने इवान को फिर से पकड़ लिया। मैंने तुमको पहले ही कहा था इवान कि तुमको मारिया को देखना इतना ही मुश्किल होगा जितना कि अपने कान देखना। इतना कहकर उसने मारिया को उठाया और उसको लेकर घर आ गया और इवान वहां फिर वहीं अकेला बैठा रह गया। वह फिर वहां बैठा बैठा काफी देर तक रोता रहा, पर एक बार फिर वह मारिया को लेने जा पहुंचा। इत्तेफाक से उस बार फिर कोशचेव शिकार के लिए गया हुआ था। चलो मारिया। पर इवान, इस बार तो वह तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। करने दो, पर मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। सो वे फिर तैयार हुए और फिर वहां से चल दिए। पर शाम को लौटते हुए कोशचेव का घोड़ा फिर से ठोकर खाकर गिर पड़ा। कोशचेव बोला, तुमको क्या हो गया है? क्या घर में कुछ गड़बड़ है? इवान आया है और मारिया को ले गया है। कोशचेव ने फिर अपने घोड़े को एड़ लगाई और उसे दौड़ाकर इवान को बहुत जल्दी ही पकड़ लिया। वहां पहुंचकर उसने इवान के छोटे छोटे टुकड़े किए
उनको एक बैरल में भरा, बैरल के मुंह को गोंद से बंद किया, बैरल को लोहे के छल्लों से बांधा और समुद्र में फेंक दिया और मारिया को लेकर चला आया। उसी समय इवान अपनी जो चांदी की चीजें अपने तीनों जीजाओं के पास छोड़ आया था, वे सब काली पड़ गई। उनको काला पड़ते देखते ही वे सब चिल्लाए, अरे ऐसा लगता है कि इवान के साथ कुछ खराब हो गया है। दरोड़ तुरंत ही नीले समुद्र की तरफ उड़ गया। उसने उसमें से वह बैरल निकाला और उसको किनारे पर ले आया। बाज उड़ा और जिंदगी का पानी ले आया और रेवण मौत का पानी लाने के लिए उड़ गया। तीनों चिड़ियों ने उस बैरल को तोड़ा, उसमें से इवान के शरीर के सारे टुकड़े निकाले, उनको अच्छी तरह से धोया और फिर से उनको उनकी जगह पर लगा दिया। रेवण ने उन टुकड़ों पर मौत का पानी छिड़का तो उसके वे सब टुकड़े एक साथ जुड़ गए। बाज ने उस शरीर के ऊपर जिंदगी का पानी छिड़का तो इवान ने सांस ली और वह उठकर खड़ा हो गया और बोला, ओ मेरे भगवान, मुझे लगता है कि मैं कई दिनों तक सोता रहा। उसके तीनों जीजा एक साथ बोले, तुम तो कई दिनों से भी ज्यादा दिनों तक सोते रहते अगर हम ना होते। तुम्हारी छोड़ी हुई तीनों चीजों ने काली पड़कर हमें बता दिया कि तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ हो गई है। बस हम सब तुमको बचाने भागे और तुम्हें बचा लिया। अब तुम हमारे साथ चलो और कुछ दिन हमारे साथ रहो। इवान बोला, नहीं मेरे जीजा लोगों, अभी नहीं, मुझे आज ही जाना होगा। मुझे अभी भी मारिया को ढूंढना है। और वह माया को लाने के लिए फिर चल दिया। जब उसने मारिया को ढूंढ लिया तो उसने मारिया से कहा, तुम पहले कोशचेव को ढूंढो और उससे यह पता लगाओ कि उसको इतना अच्छा घोड़ा कहां से मिला। मारिया ठीक समय का इंतजार करती रही और ठीक मौका मिलते ही उसने उससे यह पूछा कि उसको इतना अच्छा घोड़ा कहां से मिला। कोशचेव बोला, यहां से 1/3 जमीन पार करके जमीन के चौथे हिस्से में आग की नदी के उस पार एक बाबा यागा रहती है। उसके पास एक घोड़ी है जो उसको रोज एक बार दुनिया घुमाने ले जाती है। उसके पास और भी बहुत सारे घोड़े घोड़ियां हैं। मैंने उसके पास 3 दिन रहकर उसके घोड़े घोड़ियों के चरवाहे का काम किया था। उस समय मैंने उसका एक भी घोड़ा नहीं खोया था। बस इसी बात से खुश होकर उसने मुझे अपनी यह बच्ची घोड़ी मुझे इनाम में दे दी थी। मारिया ने आश्चर्य से पूछा, पर तुमने वह आग की नदी कैसे पार की? कोशचेव बोला, ओ वह नदी, उसको पार करने के लिए तो मेरे पास एक जादू का रुमाल है। बस मुझे उसको अपने दाहिने कंधे के ऊपर केवल 3 बार हिलाने की जरूरत पड़ती है और फिर वह एक ऊंचा पुल बन जाता है। वह पुल उन आग की लपटों को पार करके वहां तक पहुंचने के लिए काफी ऊंचा होता है। मारिया ने उसके कहे गए सारे शब्द बखूबी याद कर लिए और फिर उनको इवान को बता दिए। उसने कोशचेव का रुमाल भी चुरा लिया। इवान ने उस रुमाल के सहारे वह आग की नदी पार की और बाबा यागा की खोज में चल दिया। वह काफी दूर तक बिना खाए पिए चलता रहा। अब उसको भूख लगाई थी। वह खाने के लिए इधर उधर कुछ ढूंढ रहा था कि तभी उसको समुद्र के ऊपर एक अजीब सी चिड़िया आती दिखाई दी। उस चिड़िया के साथ उसके कुछ बच्चे भी थे, तो इवान ने सोचा कि वह उनमें से एक बच्चे को खाकर अपनी भूख मिटाएगा। पर वह चिड़िया बोली, नहीं इवान नहीं, तुम मेरे बच्चे को छोड़ दो, एक दिन मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूंगी। इवान ने उसके बच्चे को छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। आगे जंगल में उसको शहद की मक्खियों का एक छत्ता मिला तो वह बोला, मैं थोड़ा सा शहद ही खा लेता हूं। रानी मक्खी बोली, नहीं इवान नहीं, मेरा शहद तो छूना भी मत, एक दिन मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूंगी। सो इवान ने शहद भी छोड़ा और आगे बढ़ गया। आगे चलकर उसको एक शेरनी मिली जो अपने बच्चों के साथ खेल रही थी। उसने कहा, मैं एक शेर का बच्चा ही खा लेता हूं, नहीं तो मैं तो अब भूख से मर ही जाऊंगा। शेरनी बोली, नहीं नहीं इवान,
मैं एक दिन तुम्हारी सहायता जरूर करूंगी। मेहरबानी करके मेरे बच्चे को मत खाओ। ठीक है, मैं तुम्हारे बच्चे को नहीं खाता, पर तुम अपना वायदा याद रखना। इस तरह वह बेचारा भूखा ही घूमता रहा। काफी देर के बाद वह बाबा यागा के घर तक पहुंच सका। उसके घर के चारों तरफ 12 खंभे लगे हुए थे। उन 12 खंभों में से एक खंभे के सिवा सभी खंभों पर आदमियों की खोपड़ियां लगी हुई थी। इवान बोला, गुड डे दादी माँ। गुड डे इवान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ अपनी मर्जी से आए हो या फिर किसी जरूरत से आए हो? मैं आपके पास काम करने के लिए आया हूँ। मुझे आपकी एक छोटी घोड़ी चाहिए। जैसी तुम्हारी मर्जी, पर इसके लिए तुमको ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। केवल 3 दिन ही काम करने की जरूरत है। अगर तुम मेरी घोड़ियों को ठीक से रखोगे तो तुमको एक घोड़ी मिल जाएगी। पर अगर तुम मेरी एक घोड़ी को भी खो दोगे तो मैं तुम्हारा सिर काट दूंगी और जो यह आखिरी खंभा खाली पड़ा है उस पर लगा दूंगी। तैयार हो? इवान राजी हो गया। बाबा यागा ने उसको कुछ खाना पीना दिया और उसको काम पर लगा दिया। इवान ने घोड़ियों को बाहर निकाला। उन्होंने अपनी पूंछ हिलाई और घास के मैदान की तरफ भाग गई। इससे पहले कि वह उनको देखता, वे तो इधर उधर भागकर चली गई। वह एक पत्थर पर बैठ गया और रोने लगा। कुछ देर बाद उसको नींद आ गई। सूरज छिपने वाला था कि तभी वह समुद्र के ऊपर उड़ने वाली अजीब चिड़िया वहां आई और इवान को जगाया। उठो इवान, उठो, जरा देखो तो तुम्हारी सब घोड़ियां तो अपनी घुड़साल में आ भी गई है। इवान उठा और वापस घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी सारी घोड़ियां तो घुड़साल में खड़ी हैं। पर उधर बाबा यागा अपनी घोड़ियों पर चिल्ला रही थी और उनको बुरा भला कह रही थी। तुम लोग सारी की सारी यहां वापस क्यों आ गई? घोड़ियां बोली, हम क्या करती? सारी दुनिया की बहुत सारी चिड़ियां वहां आ गई थी और अगर हम वहां से न भागते तो वे तो अपनी चोंचों से हमारी आंखें ही निकाल लेती। कोई बात नहीं, कल तुम लोग जंगल की तरफ चली जाना। इवान रात को चैन की नींद सोया। सुबह को बाबा यागा ने उससे कहा, तुम अपने आप को ठीक से देखना इवान। अगर आज रात एक घोड़ी भी वापस नहीं आई तो कल तुम्हारा यह खूबसूरत सिर मेरे एक खंभे पर सजा होगा। अगले दिन इवान ने सब घोड़ियों को घुड़साल से बाहर निकाला। घोड़ियों ने बाहर निकलते ही अपनी अपनी पूंछें हिलाई और फिर से जंगल में काफी अंदर तक भाग गई। इवान फिर एक पत्थर पर बैठ गया और फिर रोने लगा। रोते रोते वह फिर वहीं सो गया। वह सारा दिन सोता रहा। जब शाम हुई तो वहां एक शेर आया और बोला, इवान उठो, देखो तुम्हारी घोड़ियां घुड़साल में सुरक्षित पहुंच गई है। इवान उठा और फिर घर वापस आया। बाबा यागा अपनी घोड़ियों पर फिर से चिल्ला रही थी। वह अपनी घोड़ियों पर पहले दिन से भी ज्यादा गुस्सा थी। तुम लोग घर वापस क्यों आए? बेचारी घोड़ियां बोली, हम क्या करती? सारी दुनिया के जंगली जानवर हमको फाड़ खाने के लिए वहां आ गए थे। बाबा यागा बोली, ठीक है, कल तुम लोग नीले समुद्र की तरफ भाग जाना। रात को इवान चैन की नींद सोया। सुबह को बाबा यागा ने इवान से कहा, इवान, इन घोड़ियों का ध्यान रखना। अगर तुमने एक भी घोड़ी खोई तो तुम्हारा यह सुंदर सिर मेरे उस 12वें खंभे पर टंगा होगा। इवान ने फिर घोड़ियां घुड़साल से बाहर निकाली। बाहर निकलते ही उन्होंने सब ने अपनी अपनी पूंछें हिलाई और नीले समुद्र की तरफ भाग गई। वहां जाकर वे नीले समुद्र में गायब हो गए। इवान फिर एक पत्थर पर बैठ गया और रोने लगा। रोते रोते वह फिर सो गया। जब शाम हो गई तो वहां एक शहद की मक्खी भिन भिनाती आई और इवान से बोली, इवान, जाओ घर जाओ। हमने तुम्हारी सब घोड़ियां घुड़साल में भेज दी है, पर ध्यान रखना कि अब तुम बाबा यागा के सामने नहीं आना। वह तुमको देख नहीं पाए
तुम गुरसाल में घोड़ियों के चारे के बर्तन के पीछे छिप जाना। वहां पर एक बहुत ही गंदी सी खाल की बीमारी वाली बच्ची घोड़ी है जो हमेशा गोबर में लेटी रहती है। तुम उस घोड़ी को चुरा लेना और वह भी आधी रात के बाद, और उसको लेकर भाग जाना। इवान उठा और घुड़साल की तरफ चल दिया और घोड़ियों के खाने के बर्तन के पीछे जाकर छिप गया। उधर बाबा यागा अपनी घोड़ियों को फिर से डांट रही थी। तुमको फिर से वापस आने की क्या जरूरत थी? घोड़िया बोली, हम कुछ भी नहीं कर सके। वहां उतनी सारी शहद की मक्खियां थी जितनी कभी तुमने जिंदगी भर में नहीं देखी होंगी। वे हमारे ऊपर सब तरफ से उड़ उड़ कर आ रही थी और हमारी हड्डियों तक काटने की कोशिश कर रही थी। यह सुन बाबा यागा सोने चली गई। आधी रात को इवान ने वह गंदी सी खाल की बीमारी वाली बच्ची घोड़ी उठाई और उस पर चढ़कर आग की नदी की तरफ दौड़ गया। वहां जाकर उसने अपना रूमाल अपने दाएं कंधे के ऊपर 3 बार हिलाया तो वहां एक बहुत ऊंचा पुल खड़ा हो गया। इवान ने वह पुल पार किया, फिर 2 बार उस रूमाल को अपने बाएं कंधे के ऊपर हिलाया तो वह पुल तो वहीं रहा, पर वह बहुत ही पतला हो गया था। अगली सुबह बाबा यागा ने देखा कि उसकी एक बच्ची घोड़ी गायब थी। वह गुस्से में आग बबूला होकर तुरंत ही अपनी लोहे की ओखली में कूदी, अपने मूसल से उसको चलाया और अपनी झाड़ू से अपना रास्ता साफ करती हुई दौड़ गई। वह आग की नदी पर आई तो सामने उसको पुल दिखाई दिया। उसने सोचा, कितना शानदार पुल है, और यह कहकर वह उस पुल के ऊपर दौड़ गई। पर यह क्या, वह पुल तो बीच में ही टूट गया। बाबा यागा उस आग की नदी में सिर के बल गिर पड़ी और एक बहुत ही दर्द भरी मौत मारी गई। इवान ने उस बच्ची घोड़ी को घास के मैदान में घास खिलाकर मोटा किया। कुछ ही दिनों में वह बहुत ही बढ़िया घोड़ी हो गई। इवान एक बार फिर मारिया के पास गया। वह तुरंत ही बाहर निकल कर आई और खुशी से बोली, ओह इवान, तुम अभी जिंदा हो। इवान ने फिर उसको वह सब कुछ बताया जो उसके साथ वहां हुआ था और कहा, चलो यहां से चलें। मारिया बोली, पर इवान, मुझे डर लगता है। अगर कहीं कोश्चेव हम लोगों को फिर से पकड़ ले तो, और तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दे तो? इवान बोला, नहीं, इस बार वह ऐसा नहीं कर सकेगा। मेरी घोड़ी हवा की रफ्तार से भागती है। सो वे दोनों उस घोड़ी पर चढ़े और वहां से भाग लिए। शाम को कोश्चेव जब घर वापस लौट रहा था तो उसका घोड़ा फिर से ठोकर खाकर गिर पड़ा। अरे तुमको क्या हो गया है? क्या घर में फिर कुछ गड़बड़ है? घोड़ा बोला, इवान आया है और वह मारिया को ले गया है। यारी, कोश्चेव ने पूछा, क्या तुम उनको पकड़ सकते हो? घोड़ा बोला, पता नहीं। इस बार इवान के पास एक नया घोड़ा है जो मुझसे भी ज्यादा तेज दौड़ता है। कोश्चेव चिल्लाया, नहीं, मैं इस बात को सहन नहीं कर सकता। ये तो मुझे पता नहीं कि कोश्चेव अपने घोड़े पर कितने घंटे या कितने दिन तक उसके पीछे भागा, पर आखिर में उसने इवान को पकड़ ही लिया। कोश्चेव अपने घोड़े से जमीन पर कूदा और इवान को अपनी तलवार से मारने ही वाला था कि इवान की घोड़ी ने उसको बहुत जोर से लात मारी और उसका सिर छोटे छोटे टुकड़े होकर बिखर गया। इवान ने उसको फिर अपना एक मोटा सा डंडा मारकर खत्म कर दिया। फिर उसने एक बहुत बड़ी आग जलाई, कोश्चेव का शरीर उसमें जलाया और उसकी राख को चारों तरफ बिखेर दिया। माया कोश्चेव की घोड़ी पर चढ़ी, इवान अपनी घोड़ी पर चढ़ा और दोनों वहां से चल पड़े। पहले वे रेवण के घर गए, फिर गरुड़ के घर गए और फिर बाज के घर गए। तीनों महलों में उनका जोर शोर से स्वागत हुआ। उसकी बहनों ने कहा, इवान, हमको तो लगा था कि अब हम तुमको देख ही नहीं पाएंगे, पर अब हमको पता चल गया कि तुमने यह यात्रा क्यों की थी। सारी दुनिया में तुम्हारी पत्नी जैसी सुंदर और कोई लड़की तो हो ही नहीं सकती। वह अपनी इन तीनों बहनों के साथ कुछ कुछ दिन रहा, बहुत सारी दावतें खाईं और फिर अपने राज्य की तरफ चल दिया।
वहां उसने मारिया के साथ बहुत दिनों तक खुशी खुशी राज किया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन झार के एक समृद्ध राज्य में अनजाने काल में एक राजा अपनी रानी के साथ निवास करता था। उनके 3 पुत्र थे, तीनों युवा और इतने साहसी कि उनकी वीरता का बखान करना असंभव था। इन तीनों में सबसे छोटा राजकुमार इवान जारेविच विशेष था। एक दिन उनके पिता ने उनसे कहा, मेरे प्यारे पुत्रों, अपने अपने धनुष उठा लो, प्रत्यंचा खींचो और तीर छोड़ दो। जिस आंगन में तुम्हारा तीर जाकर गिरेगा, उसी घर की कन्या से तुम्हारा विवाह संपन्न होगा। सबसे बड़े जारेविच का तीर एक बॉयर के घर पहुंचा, जहां स्त्रियों का निवास था। दूसरे जारेविच का तीर एक संपन्न व्यापारी के ऊंचे छज्जे पर गिरा, जहां एक अत्यंत सुंदर युवती खड़ी थी। परंतु दुर्भाग्यवश सबसे छोटे इवान जारेविच का तीर एक दलदल में जा गिरा, जहां एक टरटराती हुई मेंढकी ने उसे पकड़ लिया। इवान जारेविच अपने पिता के पास पहुंचा और बोला, पिताजी, मैं एक मेंढकी से विवाह कैसे कर सकता हूं? क्या वह मेरी संगिनी बनने योग्य है? नहीं पिताजी, वह तो निश्चय ही मेरे योग्य नहीं है। पिता ने गंभीरता से कहा, चिंता मत करो पुत्र, तुम्हें इसी मेंढकी से विवाह करना होगा, क्योंकि यही तुम्हारी किस्मत प्रतीत होती है। इस प्रकार तीनों भाइयों का विवाह कर दिया गया। बड़े बेटे का विवाह बॉयर की कन्या से हुआ, दूसरे का एक धनी व्यापारी की बेटी से, और सबसे छोटे इवान का विवाह एक मेंढकी से। कुछ समय पश्चात राजा ने अपने तीनों पुत्रों को फिर बुलाया और कहा, अपनी अपनी पत्नियों से कहो कि वे कल सुबह मेरे लिए एक रोटी तैयार करें। इवान उदास मन से घर लौटा। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थी और उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थी। मेंढकी ने प्यार भरी आवाज में पूछा, टरटर, ओ मेरे प्रिय जारेविच इवान, तुम इतने उदास क्यों हो? क्या आज दरबार में कुछ अशुभ घटा है? इवान जारेविच ने उत्तर दिया, हाँ, एक कठिनाई उत्पन्न हो गई है। मेरे पिता जार चाहते हैं कि तुम कल सुबह उनके लिए एक रोटी बनाओ। मेंढकी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमार, चिंता त्याग दो, जाओ और विश्राम करो। सुबह का समय रात से कहीं अधिक बुद्धिमान होता है। अपने साथी की सलाह मानकर इवान सोने चला गया। जैसे ही वह सोया, मेंढकी ने अपनी मेंढकी वाली खाल उतार दी और एक सुंदर कन्या वासिलीसा का रूप धारण कर लिया। वासिलीसा बाहर निकली और आवाज लगाई, हे मेरे सहायक और सेविकाएं, शीघ्र आओ और मेरे लिए सुबह के लिए एक ऐसी शाही रोटी बनाओ जैसी मैंने अपने पिता के राजमहल में खाई थी। अगली सुबह जैसे ही मुर्गे ने बांध दी, और मुर्गे कभी समय से चूकते नहीं, इवान जारेविच उठा और देखा कि उसकी रोटी तैयार थी। वह डबल रोटी इतनी बढ़िया थी कि उसका वर्णन करना मुश्किल था, क्योंकि ऐसी डबल रोटियां तो केवल परियों के देश में ही मिलती हैं। वह दोनों तरफ बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियों और शहरों और किलों से सजी हुई थी, और अंदर वह बर्फ की तरह से सफेद और पंखों की तरह मुलायम थी। पिता जार उसको देखकर बहुत खुश हुआ और जारेविच को खास धन्यवाद मिला। जार फिर मुस्कुराते हुए बोला, अब एक दूसरा काम और है। तुम सब अपनी अपनी पत्नियों से मुझे कल सुबह तक एक एक कालीन बनाकर दो। जारेविच इवान फिर मुंह लटकाए हुए घर आया तो उसकी मेंढकी पत्नी ने राजकुमार से बड़े प्यार से पूछा, टरटर, ओ मेरे प्रिय जारेविच इवान, तुम इतने दुखी क्यों हो? क्या तुम्हारे पिता उस डबल रोटी को देखकर खुश नहीं हुए? इवान जारेविच बोला, नहीं, उससे तो वह बहुत खुश थे, पर अब मेरे पिता जार चाहते हैं कि तुम उनके लिए कल सुबह तक एक कालीन बनाओ।
तुम चिंता न करो जारेविच और सोने जाओ, सुबह का समय हमारी जरूर ही सहायता करेगा। ये सुनकर जारेविच इवान सोने चला गया। मेंढकी फिर से वासिलिसा में बदली और बाहर आकर जोर से आवाज लगाई, ओ मेरी प्यारी, आओ और वफादार नौकरानियों, अब की बार तुम मेरे पास मेरे एक नए काम के लिए आओ और मेरे लिए एक ऐसा रेशम का कालीन बनाओ जैसे कालीन पर मैं अपने पिता राजा के महल में बैठा करती थी। जैसे ही वासिलिसा ने यह कहा कि तुरंत ही उन्होंने उसके लिए रेशम का कालीन बना दिया। सुबह को जब मुर्गों ने बांग दी तब जारेविच इवान जागा और लो वहां तो दुनिया का सबसे सुंदर रेशम का कालीन रखा हुआ था। एक ऐसा कालीन जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता था। उस कालीन में चमकीले रेशम के तारों के बीच सोने चांदी के तार भी बुने हुए थे और वह कालीन तो बस सिवाय तारीफ के और किसी काबिल था ही नहीं। जार पिता उस कालीन को देखकर बहुत खुश था और अपने बेटे को इतने सुंदर कालीन के लिए बहुत धन्यवाद दिया। इसके बाद उसने एक नया हुक्म जारी किया। अब की बार वह अपने सुंदर बेटों की सुंदर पत्नियों को देखना चाहता था और इसके लिए उनको उन्हें अगले दिन पेश करना था। प्रिय जारेविच, तुम इतने दुखी क्यों हो? क्या किसी ने तुमको महल में कोई बुरी बात कह दी है? हाँ, बुरी बात तो कह दी है। मेरे पिता जार ने हम सबको यह हुक्म दिया है कि हम तीनों अपनी अपनी पत्नियों को उनके सामने ले जाकर पेश करें। अब बताओ कि मैं तुम्हारे साथ कैसे जा सकता हूँ? मेंढकी धीरे से टर्राई और बोली, यह कोई बहुत बुरा तो नहीं हो सकता, पर उससे बुरा भी हो सकता है। ऐसा करो कि तुम अकेले ही जाओ और मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगी। जब तुम जोर की आवाज सुनो तो तुम उससे डर मत जाना, बस यही कहना, एक बदकिस्मत मेंढकी एक बदकिस्मत बक्से में आ रही है। इवान राजी हो गया, हालांकि उसकी समझ में कुछ नहीं आया। जार के महल में उसके दोनों बड़े भाई अपनी अपनी सुंदर चमकती हुई खुशपड़िया कपड़े पहने पत्नियों के साथ पहले आए। दोनों ने आकर इवान जारेविच का बहुत मजाक बनाया क्योंकि वह तो अकेला ही आया था। उन्होंने उससे हंसते हुए पूछा, भाई तुम अकेले क्यों आए हो? अपनी पत्नी को साथ लेकर क्यों नहीं आए? क्या तुम्हारे पास उसको ढकने के लिए कोई फटा कपड़ा भी नहीं था? तुम्हें ऐसी सुंदरता मिल भी कहां सकती थी? हम इस बात की शर्त लगाते हैं कि उसके पिता के पूरे दलदल के राज्य में ऐसी सुंदरता कोई दूसरी नहीं होगी। और फिर वे हंसते रहे और फिर एक बहुत जोर का शोर सुनाई दिया। सारा महल कांप गया। वहां बैठे सारे मेहमान डर गए। अकेला जारेविच शांत खड़ा रहा, फिर बोला, डरने की कोई बात नहीं है, मेरी मेंढकी अपने बक्से में आ रही है। सबने देखा कि लाल पोर्च में 6 सफेद घोड़ों से जुटी हुई एक उड़ने वाली सुनहरी गाड़ी रुकी और उसमें से सुंदर वासिलिसा ने अपना हाथ अपने पति की तरफ बढ़ाया। इवान उसका हाथ पकड़कर उसको ओक की लकड़ी की बनी हुई भारी भारी मेजों की तरफ ले गया, जिन पर बर्फ की तरह से सफेद मेज पोश बिछे हुए थे और जिन पर बहुत सारे स्वादिष्ट खाने लगे हुए थे जो केवल परियों के देश में ही मिलते थे और वहीं खाए जाते थे। मेहमान लोग भी वहां खुशी से खाना खा रहे थे और बात कर रहे थे। वासिलिसा ने गिलास में से थोड़ी सी शराब पी और जो बाकी बची वह उसने अपनी बानी आस्तीन में डाल ली। फिर उसने तले हुए हंस के कुछ टुकड़े खाए और उनकी हड्डियां अपनी दाईं आस्तीन में डाल ली। दोनों बड़े भाइयों की पत्नी ने यह देख लिया तो उन्होंने भी उसकी नकल करते हुए वैसा ही किया। जब खाना खत्म हो गया तो सब लोग नाचने के लिए उठे। सुंदर वासिलिसा, जो वहां एक चमकता तारा लग रही थी, सबसे पहले आगे आई। पहले वह अपने राजा जार के सामने झुकी, फिर उसने मेहमानों के सामने सिर झुकाया। उसके बाद अपने खुश पति जारेविच इवान के साथ नाचने लगी। नाचते समय वासिलिसा ने अपनी बानी आस्तीन हिलाई तो उसमें से कमरे के बीच में एक झील प्रकट हो गई, जिससे वहां की हवा ठंडी हो गई।
फिर उसने अपनी दाईं आस्तीन हिलाई तो उसमें से सफेद हंस निकलकर झील के पानी में तैरने लगे। जार, वहां बैठे मेहमान, नौकर, यहां तक कि भूरी बिल्ली भी जो वहां एक कोने में बैठी थी, वह भी सुंदर वासिलिसा की सुंदरता को देखकर हैरान रह गए। इवान के दोनों बड़े भाइयों की पत्नियां तो उसको देखकर बहुत ही जल रही थी। जब उनके नाचने की बारी आई तो उन्होंने भी अपनी बानी आस्तीन हिलाई जैसे वासिलिसा ने हिलाई थी, तो उन्होंने तो सारी तरफ शराब फैला दी। उसके बाद उन्होंने अपनी दाईं आस्तीन हिलाई तो उसमें से बजाय हंसों के उनकी हड्डियां निकलकर पिता जार के चेहरे पर जा पड़ी। इससे पिता जार बहुत गुस्सा हो गया और उसने उनको महल के बाहर निकाल दिया। इस बीच इवान जारेविच एक पल तो देखता रहा, फिर वह वहां से किसी तरह बिना किसी के देखे निकल गया। वह तुरंत अपने घर गया, अपनी पत्नी की मेंढकी की खाल ढूंढी और उसको आग में डालकर जला दिया। जब वासिलिसा घर वापस आई तो अपनी खाल ढूंढने लगी, पर वह उसको मिली नहीं, तो वह बहुत दुखी हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने पति जारेविच इवान से कहा, ओ प्रिय जारेविच, ये तुमने क्या किया? अब तो मेरे लिए इस मेंढक की बदसूरत खाल पहनने का बहुत थोड़ा सा ही समय बाकी रह गया था। वह समय पास ही था जब हम हमेशा के लिए एक साथ खुशी खुशी रहते, पर अब तुम्हें मुझे एक दूर देश में ढूंढना पड़ेगा जिसका रास्ता कोई नहीं जानता, अमरकोश के महल का रास्ता। इतना कहकर वह एक सफेद हंस में बदल गई और खिड़की के रास्ते उड़ गई। जारेविच इवान तो यह देख सुनकर बहुत जोर से रो पड़ा। फिर उसने भगवान से प्रार्थना की, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की तरफ क्रॉस बनाया और किसी अनजाने सफर पर निकल पड़ा। कोई नहीं जानता कि यह सफर कितना लंबा था, पर चलते चलते एक दिन वह एक बूढ़े से मिला। उसने बूढ़े को सिर झुकाया तो बूढ़ा बोला, गुड डे ओ बहादुर नौजवान, तू क्या ढूंढ रहा है और किधर जा रहा है? जारेविच इवान ने उसको बिना कुछ छिपाए हुए अपनी बदकिस्मती के बारे में सब सच सच बता दिया। तो बूढ़ी ने पूछा, तो तूने उसकी वह मेंढकी वाली खाल जलाई ही क्यों? ये तूने कितना गलत काम किया, अब तो मेरी बात सुन। वासिलिसा अपने पिता से भी ज्यादा अक्लमंद पैदा हुई थी। वह अपनी बेटी की अक्लमंदी से बहुत जलता था, इसलिए उसने अपनी बेटी को 3 साल तक मेंढकी बने रहने का शाप दे दिया। पर मुझे तुझ पर दया आती है और मैं तेरी सहायता करना चाहता हूं। ले, यह एक जादू की गेंद ले। इस गेंद को अपने सामने फेंक देना और जिस तरफ यह जाए तू भी इसके पीछे पीछे चले जाना। जारेविच इवान ने बूढ़े को धन्यवाद दिया और उसकी दी हुई गेंद अपने सामने फेंक दी। अब जिधर को भी वह गेंद चली, वह उसके पीछे पीछे चल दिया। वह चलता गया चलता गया। चलते चलते वह एक फूलों वाले मैदान में निकल आया। वहां उसको एक भालू मिला, एक रूसी भालू। इवान जारेविच ने अपन तीर कमान लिया और उसको मारने ही वाला था कि भालू बोला, ओ दयालु जारेविच, मुझे मत मारो। कौन जानता है कि किसी दिन मैं तुम्हारे काम आ जाऊं। इवान ने उस भालू को छोड़ दिया। वहां पर धूप में एक बतख उड़ी जा रही थी, एक सफेद प्यारी सी बतख। जारेविच इवान ने उसको मारने के लिए एक बार फिर अपना तीर कमान उठाया कि वह बतख भी बोल पड़ी, ओ भले जारेविच, मुझे मत मारो, मैं किसी दिन तुम्हारे काम जरूर आऊंगी। सो इवान ने उसको भी छोड़ दिया और आगे चल दिया। आगे चलकर उसको एक बड़ा खरगोश 51 मिला, तो जारेविच इवान ने उसको मारने के लिए फिर से अपना तीर कमान निकाला कि तभी उसने कहा, मुझे मत मारो ओ बहादुर जारेविच, मैं बहुत जल्दी ही तुम्हारी सहायता करूंगा। सो इवान जारेविच ने उस बड़े खरगोश को भी छोड़ दिया। अब वह फिर आगे चला तो वह एक समुद्र के किनारे आ गया। उस समुद्र के किनारे पर रेत में एक मछली पड़ी थी। मुझे उस मछली का नाम तो नहीं मालूम, पर वह एक बहुत बड़ी मछली थी और उस रेत पर पड़ी पड़ी मरने वाली हो रही थी। मछली इवान से बोली,
ओ जारेविच, इवान मेरे ऊपर दया करो, मुझे इस समुद्र के ठंडे पानी में फेंक दो। जारेविच इवान ने ऐसा ही किया और समुद्र के किनारे किनारे आगे चल दिया। इवान के आगे चलती चलती गेंद इवान को एक झोपड़ी के पास ले आई। ये एक अजीब सी छोटी सी झोपड़ी थी जो एक छोटी सी मुर्गी की टांगों पर खड़ी हुई थी। इवान उसको देखकर बोला, इज्बूशका, इज्बूशका। रूसी भाषा में इसका मतलब होता है छोटी झोपड़ी। इज्बूशका, मैं चाहता हूं कि तू अपना सामने का हिस्सा मेरी तरफ कर ले। और लो, उस झोपड़ी ने तो अपना सामने का हिस्सा इवान के सामने कर लिया। इवान उसके अंदर घुसा तो उसने देखा कि उसमें तो एक जादूगरनी बैठी हुई है। वह जादूगरनी तो इतनी बदसूरत थी कि उसने इससे पहले कभी इतना बदसूरत कोई देखा नहीं था। उस जादूगरनी ने उसको देखते ही पूछा, ओ इवान जारेविच, तुम यहाँ क्यों आए हो? इवान गुस्से से चिल्लाकर बोला, ओ बूढ़ी बुरा करने वाली, क्या रूस ने तुझे एक थके हुए मेहमान से इसी तरीके से सवाल करना सिखाया है? बजाय इसके कि तू उसको कुछ खाने को दे, कुछ पीने को दे, हाथ मुंह धोने के लिए थोड़ा सा गर्म पानी दे, तू उससे ऐसा सवाल कर रही है? वह जादूगरनी बाबा यागा थी। तब बाबा यागा ने जारेविच को बहुत सारा खाना दिया, बहुत सारा पीने को दिया और मुंह हाथ धोने के लिए गर्म पानी दिया। जारेविच इवान ये सब करके ताजा हुआ। जल्दी ही वह बात करने के लायक हो गया तो उसने उसको अपनी शादी की अजीब कहानी सुनाई। उसने उसे बताया कि कैसे उसकी पत्नी उससे खो गई थी और अब उसकी बस एक ही इच्छा थी और वह थी उसको पाना। जादूगरनी बोली, मुझे सब मालूम है। आजकल वह अमर कोशची के महल में है और तुम्हें यह पता होना चाहिए कि वह एक बहुत ही भयानक आदमी है। वह उसकी दिन रात रखवाली करता है और कोई भी उसे कभी भी नहीं जीत सकता। उसकी मौत एक जादू की सुई में है। वह सुई एक बड़े खरगोश के अंदर है। वह खरगोश एक बड़े बक्से के अंदर है। वह बक्सा ओक के पेड़ की डालियों के बीच छिपा हुआ है और वासिलीसा की तरह कोशची इस ओक के पेड़ की भी दिन रात रखवाली करता है। इसका मतलब है कि किसी भी खजाने से ज्यादा। तब जादूगरनी ने इवान जारेविच को बताया कि वह ओक का पेड़ उसे कहाँ मिलेगा। सुनते ही इवान उधर की तरफ चल दिया, पर जब उसने ओक का पेड़ देखा तो वह बड़ा नाउम्मीद हुआ। उसे समझ में ही नहीं आया कि वह क्या करे और अपना काम कहाँ से शुरू करे। लो, तभी उसका जानने वाला रूसी भालू वहां आ गया। वह पेड़ के पास पहुंचा और उसको जड़ से उखाड़ दिया। जड़ से उखड़ते ही वह पेड़ नीचे गिर पड़ा और उस पर रखा बक्सा भी नीचे गिर गया। नीचे गिरते ही वह बक्सा टूट गया। बक्से के टूटते ही उसमें एक बड़ा खरगोश निकलकर भाग गया। तभी इवान ने देखा कि उसका दोस्त बड़ा खरगोश कहीं से आया और उसके पीछे पीछे भागा। इवान वाले बड़े खरगोश ने कोशची वाले बड़े खरगोश को तुरंत ही पकड़ लिया और उसे फाड़ दिया। खरगोश के फटते ही उसमें से एक भूरी बतख निकलकर भागी और आसमान में बहुत ऊंची उड़ गई और गायब हो गई। पर इवान की सुंदर सफेद बतख ने उसका पीछा किया और उसको मार दिया। उसके मरते ही उसमें से एक अंडा निकल पड़ा और वह अंडा समुद्र के नीले पानी में गिर पड़ा। ये देखकर तो जारेविच की जान ही निकल गई। अब वह उसमें से सुई कैसे निकालेगा, कैसे वह कोशची को मारेगा और फिर कैसे अपनी सुंदर बासिलीसा को हासिल करेगा। कि तभी उसने देखा कि वह बड़ी वाली मछली जिसको उसने समुद्र में फेंका था, समुद्र में से बतख का अंडा लिए चली आ रही है। उसने अंडा लाकर समुद्र के किनारे की रेत पर फेंक दिया। इवान जारेविच ने तुरंत वह अंडा उठाया और उसे तोड़कर उसमें से सुई निकाल ली जिस पर कोशची की जिंदगी निर्भर थी। उसी समय कोशची की सारी ताकत हमेशा के लिए जाती रही। इवान जारेविच उस सुई को लेकर उसके राज्य में घुस गया और उसको उस जादुई सुई से मार दिया। उसके एक महल में उसको सुंदर वासिलीसा भी मिल गई
वह उसको लेकर घर आ गया और फिर वे खुशी खुशी बहुत दिनों तक रहे। दुनिया में रेत के आदमी जैसा कोई भी कहानियों का भंडार नहीं जानता। उसके पास कहानियों का ऐसा खजाना है कि वह उन्हें बताना भी बखूबी जानता है। शाम ढलने पर जब बच्चे मेज के इर्द गिर्द या किसी कोने में आराम से बैठे होते हैं, तब वह दबे पांव सीढ़ियों से आता है, पैरों में मोजे पहने हुए, ताकि कोई आहट ना हो। वह धीरे से दरवाजा खोलता है और बच्चों की आंखों में हल्की सी रेत फेंक देता है, जिससे उनकी आंखें खुली नहीं रह पाती। फिर वह उनकी गर्दन पर एक नरम सी फूंक मारता है। इससे उनका सिर भारी हो जाता है, लेकिन दर्द नहीं होता, क्योंकि रेत का आदमी बच्चों से बेहद प्यार करता है। वह सिर्फ यही चाहता है कि बच्चे बिस्तर पर शांति से लेट जाएं, ताकि वह उन्हें अपनी कहानियों में खोने का मौका दे सके। जब बच्चे गहरी नींद में खो जाते हैं, तो वह उनके पलंग के पास बैठ जाता है। उसका पहनावा भी अनोखा है, एक रेशमी सूट जो हर क्षण रंग बदलता है। कभी वह हरे रंग में दिखता है, तो अगले पल लाल और फिर नीले में बदल जाता है। उसकी बाहों में 2 छाते होते हैं, एक में अद्भुत तस्वीरें होती हैं, जिसे वह अच्छे बच्चों के सिरहाने रखता है, ताकि वे पूरी रात सुखद सपनों में विचरण कर सके। दूसरे छाते में कोई तस्वीर नहीं होती, वह बुरे बच्चों के हिस्से आता है। ऐसे बच्चे सारी रात बेचैन होकर करवटें बदलते रहते हैं और सुबह उठने पर उन्हें कोई सपना भी याद नहीं रहता। हफ्ते के 7 दिन है और हर दिन की अपनी एक अनोखी कहानी है। सोमवार उस शाम जब जालमर अपने बिस्तर पर लेटा था, रेत का आदमी बोला, अब मैं तुम्हारे कमरे को थोड़ी तरतीब में लाऊंगा। फौरन ही कमरे के गमलों में लगे पौधे बड़े बड़े पेड़ों का रूप लेने लगे, जो छत तक पहुंचने लगे। उनकी शाखाएं फैलकर दीवारों को छूने लगी और वापस ऊपर उठ गई। कमरा एक हरा भरा अद्भुत कूंज बन गया, जिसमें हर डाल पर मनोहारी फूल खिले थे। हर फूल गुलाब से भी सुंदर और खुशबूदार था, और अगर उन्हें छका जाए तो वे जैम से भी ज्यादा मीठे लगते। पेड़ों पर सुनहरी फल और किशमिश से भरे बंस लगे थे। ये सब सच में एक स्वर्गीय नजारा था, लेकिन इस सुंदरता के बीच कुछ उदास भी था। जालमर जिस दराज में अपनी स्कूल की किताबें रखता था, वहां से ठंडी सांसें और उदासी भरी आवाजें आ रही थी। रेत के आदमी ने धीरे से दराज खोली और पूछा, क्या बात है? स्लेट उदास होकर ठंडी सांसें भर रही थी। जालमर ने उस पर सवाल हल किए थे, पर अधिकतर उत्तर गलत थे। स्लेट के कोने पर बंधी पेंसिल एक रस्सी से बंधे छोटे कुत्ते की तरह हिल रही थी। वह मदद करना चाहती थी, पर असमर्थ थी। जालमर की कापी भी उदासी में डूबी थी। उसकी पृष्ठों पर बहुत ही सुंदर छपे हुए अक्षरों में अभ्यास दिए गए थे, जिन्हें बच्चों को दोबारा लिखना था। जालमर ने कोशिश की थी, पर उसके अक्षर छपे हुए अक्षरों से मेल नहीं खाते थे। वे लाइन पर गिरते पड़ते खिसक रहे थे, मानो उन्हें होश खोने वाले हों या उन्हें दौरे पड़ रहे हों। छपे हुए अक्षरों ने चिल्लाकर कहा, सीधे खड़े हो, हमें देखो। जालमर के अक्षर बोले, हम यही चाहते हैं, पर ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमारी तबीयत ठीक नहीं है। रेत का आदमी बोला, तुम्हें मछली का तेल पीना चाहिए? इससे मदद मिली। जालमर ने जो अक्षर लिखे थे, वे डरकर सीधे हो गए। रेत के आदमी ने सख्ती से बेचारे अक्षरों को देखते हुए कहा, आज रात कहानियों के लिए वक्त नहीं होगा, मैं इनसे कवायद कराऊंगा। वे शर्मा गए। सारे अ के अक्षर शर्माए हुए दिख रहे थे। बाएं दाएं बाएं दाएं, उसने हुक्म दिया, और अक्षर उसे ऐसे मान रहे थे जैसे सैनिक हों। जल्दी ही वे ऐसे सीधे और सुंदर खड़े हो गए जैसे उनके छपे हुए भाई थे। पर अगली सुबह जब जालमर ने देखा, तो वे पिछले दिन की तरह भद्दे दिख रहे थे।
मंगलवार जैसे ही जालमर बिस्तर में गया, रेत के आदमी ने अपनी जादुई छड़ी से कमरे के सारे फर्नीचर को छुआ और वे बोलने लगे। वे सब अपने बारे में बातें कर रहे थे, सिवाय उगालदान के। वह चुपचाप अपने कोने में खड़ा था। वह दूसरों के अहंकार और स्वार्थ से तंग आ चुका था। वे सिर्फ अपने बारे में सोचते थे और कभी एक पल के लिए भी उस जैसे गरीब के बारे में नहीं, जो एक कोने में खड़ा रहता था और सब उसमें थूकते थे। अलमारी के ऊपर की दीवार पर एक सोने के फ्रेम में जड़ी बहुत सुंदर तस्वीर टंगी थी, जिसमें पेड़, फूल, नदी के पास घास के मैदान का दृश्य था। उनके पीछे बहुत से महल थे। रेत के आदमी ने उसे भी छुआ और उस तस्वीर की हर चीज में जान पड़ गई। पेड़ की डालें हवा में हिलने लगी, चिड़िया गाने लगी, आसमान में बादल उड़ने लगे, उनकी छाया नीचे घाटी की घास पर पड़ने लगी। रेत का आदमी झुका, उसने सोते हुए जालमर को बिस्तर से उठाया और उसे तस्वीर तक ऊंचा किया। लड़के ने एक कदम उठाया और तस्वीर में चला गया। पेड़ों के पत्तों में से सूरज चमक रहा था। वह नदी तक भागा। वहां किनारे से बंधा लाल और सफेद रंग का एक छोटा सा जहाज खड़ा था। उसकी पाल चांदी की तरह चमक रही थी और सिर पर सोने के मुकुट पहने 6 बत्तख उसे पानी में खींच रहे थे। जालमर जंगल से निकला। पेड़ों ने उसे डाकुओं, चुड़ैलों और फूलों में रहते बौनों की कहानी सुनानी शुरू की, जो उन्होंने तितलियों से सुनी थी। चांदी और सोने की खाल वाली बहुत सुंदर मछलियां नाव के चारों तरफ तैर रही थी। वे पानी से ऊपर हवा में कूदती और फिर झपाक से नदी में वापस छलांग लगा देती। हर रंग और नाप की चिड़िया ऊपर उड़ रही थी। सारे जानवर, यहाँ तक कि मच्छर और उड़ने वाले कीड़े, जालमर के पास पहुंचना चाहते थे। हर कोई उसे एक कहानी सुनाना चाहता था। यह एक सच्ची यात्रा थी। एक पल जालमर घने अंधेरे जंगल में से निकल रहा था और दूसरे ही पल धूप और फूलों से भरे सुंदर बगीचे में था। वह संगमरमर के महलों के पास से निकला। उन महलों के छज्जों पर खूबसूरत राजकुमारियां खड़ी थी। सबसे ज्यादा अचरज की बात यह थी कि वे उन लड़कियों जैसी दिख रही थी जिनके साथ वह रोज खेला करता था। राजकुमारियों के हाथों में चीनी के स्वर थे, जो बाजार में मिलने वालों से ज्यादा अच्छे थे। लड़कियां जालमर के साथ उन्हें बांटना चाहती थी। जब उसने सुअर का एक सिरा पकड़ा, वह टूट गया। ऐसा बार बार हुआ और उसे हमेशा बड़ा टुकड़ा मिलता, जबकि राजकुमारियों को छोटा टुकड़ा मिलता। हर महल के सामने एक राजकुमार सोने की तलवार लिए पहरा दे रहा था। जब जालमर वहां से निकला, तब उन्होंने हुक्म दिया कि टीन के सिपाही और किशमिश बरसाए जाएं, क्योंकि वे सच्चे राजकुमार थे। कभी लगता कि वह बड़ी इमारतों के हॉलों में से निकल रहा है और कभी लगता कि बढ़िया शहरों में से वह वहां गया जहां बचपन में उसकी देखभाल करने वाली धाई रहती थी। जालमर उसे बहुत प्यार करता था। वह एक बड़े से आंगन में खड़ी उसकी तरफ हाथ हिलाती हुई अपने आप लिखा एक गीत सुनाने लगी। ओह मेरे छोटे बच्चे, मैं कितना तुम्हारे प्यारे चेहरे को देखना चाहती हूँ। वह छोटा सा मुंह जिसे मैंने चूमा था, तुम्हारी विश्वासपूर्ण भोली नजर, मैंने तुम्हारी हंसी, तुम्हारी खुशी बांटी थी। फिर भी हमें जुदा होना पड़ा था। भगवान इस जमीन पर तुम्हें खुश रखे और तुम्हारे प्यारे दिल को पवित्र रखे। सारी चिड़ियां उसके साथ गाने लगी, फूल नाचने लगे और पेड़ ऐसे सिर हिला रहे थे जैसे रेत के आदमी ने उन्हें भी कहानी सुनाई हो। बुधवार बाहर बारिश हो रही थी। जालमर को सोते हुए भी छत पर पड़ती बारिश की आवाज आ रही थी। रेत के आदमी ने खिड़की खोली। दली झील बन गई थी और जालमर की खिड़की के नीचे एक बड़ा जहाज खड़ा था। रेत का आदमी बोला, जालमर, सैर के लिए आओगे? जहाज तुम्हें दूर ले जाएगा और फिर भी कल जब तुम उठोगे तो तुम वापस बिस्तर में होगे।
जालमर खड़ा हुआ और अपनी अच्छी पोशाक पहनी। जब वह जहाज पर पहुंचा तब बारिश नहीं हो रही थी, सूरज चमक रहा था, हवा से पाल खुल गए थे। जहाज चर्च के चारों तरफ घूमकर गलियों से होता हुआ जल्दी ही समुद्र तक पहुंच गया। जहां तक नजर जाती थी समुद्र फैला हुआ था। जालमर ने देखा सारसों का एक झुंड उड़ता हुआ गर्म देश की तरफ जा रहा था। उनमें से एक सबसे पीछे और नीचे था। ये बहुत दिनों से उड़ रहे थे और ये बेचारा बहुत थक गया था। उसके बड़े पंख अब धीरे धीरे चल रहे थे। वह समुद्र की सतह के पास आता जा रहा था। उसने फिर ऊपर उठने की कोशिश की पर नहीं उठ पाया। फिर वह जहाज के मस्तूल से टकराया और ऊंची आवाज के साथ डेक पर गिर गया। जहाज पर काम करने वाले लड़के ने उसे उठाया और जहाज पर जो छोटा सा मुर्गियों का दड़बा था उसमें डाल दिया। मुर्गियों और बत्तखों के बीच खड़ा वह बड़ा उदास और थका हुआ लग रहा था। सारी मुर्गियों ने कहा, क्या जीव है? मुर्गे ने अपने पंख फैलाकर दुगना आकार बनाया। फिर सारस से पूछा, तुम कौन हो? कहां से आए हो? बत्तखों ने एक दूसरे को धकेलते हुए क्वैक क्वैक कहा। सारस ने उन्हें पिरामिडों वाले गर्म देश मिस्र और रेगिस्तान के रेत के घोड़े से भी तेज दौड़ने वाले शुतुरमुर्ग के बारे में बताया। बत्तखों की समझ में उसकी एक भी बात नहीं आई, इसलिए उन्होंने एक दूसरे से कहा, हम मान लेते हैं कि यह बेवकूफ है। तुर्की मुर्ग ने भी कहा, यह निश्चित रूप से बेवकूफ है। वह इतनी आवाज कर रहा था कि सारस ने बोलना बंद कर दिया। वह दड़बे के एक कोने में खड़ा अफ्रीका के बारे में सोच रहा था। कितनी सुंदर पतली लंबी टांगे हैं। मुर्गा बोला, 1 गज की क्या कीमत है? सारी बत्तखें हंसने लगी, क्वैक क्वैक क्वैक। सारस ने ऐसा दिखाया जैसे उसे इस बेइज्जती के बारे में कच सुनाई न दिया हो। मुर्ग ने कहा, तुम्हें इस हंसी के खेल में शामिल होना चाहिए क्योंकि यह मजाक था। क्या तुम्हें यह मजाक बहुत गंदा लगा? मेरा मतलब तुम्हारे जैसे किसी को जिसकी इतनी लंबी टांगे हैं। फिर वह हंसा, तुम मजाक भी नहीं समझते। हम सब हंसी मजाक करना जानते हैं और बुद्धिमान है। हम मजेदार है। मुर्ग और बत्तख अपने आप को बहुत मजाकिया समझकर खुश होते रहे। जालमर दड़बे तक गया, दरवाजा खोला और सारस को बाहर निकाल लिया। आराम करने के बाद अब वह फिर उड़ने के लिए तैयार था। उसने जालमर की तरफ देखकर गर्दन हिलाई जैसे शुक्रिया कर रहा हो। फिर अपने बड़े पंख फैलाए और दक्षिण में मिस्र की तरफ उड़ गया। मुर्गियां कटकट करने लगी, बत्तखें क्वैक क्वैक करने लगी और मर्ग का चेहरा लाल हो गया। कल तुम सबका सूप बनाया जाएगा, जालमर बोला और तभी उसकी आंख खुल गई। वह वापस अपने छोटे से बिस्तर पर था। रेत का आदमी सचमुच उसे एक अजीब यात्रा पर ले गया था। बृहस्पतिवार, अब रेत के आदमी ने शुरू किया, डरो नहीं, यह एक छोटा सा चूहा है। और उसने जालमर की तरफ एक छोटा सा प्यारा सा रोएंदार जानवर बढ़ाया। ये तुम्हें एक शादी के लिए बुलाने आया है। तुम्हारी माँ की रसोई में फर्श के नीचे रहने वाले 2 छोटे चूहों ने शादी करने का निश्चय किया है। वहां उनका एक सुंदर घर है, पर मैं नीचे चूहे के बिल में कैसे जा सकता हूं? जालमर ने पूछा। रेत के आदमी ने सोचते हुए कहा, देखता हूं, मुझे तुम्हें छोटा बनाना पड़ेगा। उसने जालमर को अपनी जादुई छड़ी से छुआ। फौरन लड़का छोटा होने लगा। फिर वह तर्जनी जितना रह गया। अब तुम 3 के सैनिक की पोशाक उधार मांग लो। जब कहीं बुलाया जाए तो वर्दी पहनना अच्छा लगता है। जालमर ने कहा, मैं यही करूंगा। और उसने पल भर में वर्दी पहन ली और एक अच्छा 3 का सैनिक लगने लगा। एक छोटी सी चूहिया ने कहा, श्रीमान, क्या आप अपनी माँ की उंगली की टोपी, सिलाई के समय उंगली में पहनने वाली, में बैठने की कृपा करेंगे? वह आपकी गाड़ी होगी और मैं आपका घोड़ा। क्या एक लड़की मुझे खींचेगी?
उसे मुश्किल नहीं होगी? जालमर ने नम्रता से पूछा। पर वह चूहे की शादी के लिए चल दिया। वे एक लंबे गलियारे में से जा रहे थे जो सिर्फ इतना चौड़ा था कि उसमें से चूहा और उसकी सवारी निकल सके। वहां बिल्कुल अंधेरा नहीं था। छोटे छोटे सूखे लकड़ी के टुकड़ों से रास्ता चमक रहा था। चूहे ने पूछा, यहाँ प्यारी सी खुशबू नहीं आ रही? पूरे हॉल में सुअर के गोश्त की, वह भी बहुत अच्छी वाली चिकनाई लगाई गई थी। अब वे उस कमरे में पहुंचे जहां शादी होनी थी। दाएं तरफ सारी चूहियां खड़ी थी। वे आपस में फुसफुसा रही थी और मुंह बना रही थी। बाएं तरफ चूहे खड़े थे। वे अपनी मूंछों पर ताव दे रहे थे, पर ज्यादा बोल नहीं रहे थे। कमरे के बीच में शादी वाला जोड़ा था। वे पूरा समय पनीर की पपड़ी पर एक दूसरे को चूमे जा रहे थे। उन्हें सबके बीच ऐसा करने की आज्ञा थी क्योंकि उनकी सगाई पहले हो चुकी थी और जल्दी ही शादी होने वाली थी। और मेहमान आते गए। कमरा इतना भर गया कि छोटे चूहों को कोने में ही रहना पड़ा, नहीं तो वे कुचल कर मर जाते। शादी वाला जोड़ा अब दरवाजे में खड़ा था, जिससे रास्ता और बंद हो गया था। कमरा भी गलियारे की तरह चिकना किया गया था। वही शादी की दावत थी। मेहमान जब चाहे चबा सकते थे। मिठाई की जगह मूंगफली परोसी जा रही थी। उन पर परिवार के एक सदस्य ने शादी वाले जोड़े के नाम के पहले अक्षर काटकर बना दिए थे। सब कुछ अद्भुत था। सारे चूहों ने घोषणा की कि शादी बहुत बढ़िया रही और बातचीत भी बहुत अक्लमंदी की थी। शादी हो जाने पर चूहिया जालमर को वापस ले आई। वह एक बढ़िया दावत थी जिसके लिए उसे बुलाया गया था, पर उसे अपने आप को छोटा बनाकर टीन के सैनिक की पोशाक पहननी पड़ी थी। शुक्रवार रेत